नाम क्या है? आपका माथे पर बल डाले। उस शख्स ने मुझसे पूछा था जी आयत आयत वही एजुकेशन। दूसरा सवाल मकाम। मैंने धीरे से जवाब दिया। पहले कोई तजर्बा है इस काम का? मी शायद उसी सख्त लहजे में बोला नो सर, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मेरी बात सुन के वो उठ के खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथ जेब में डाले मेरी कुर्सी के करीब आ गया। उम्र क्या है आपकी मी आयत? वो मेरे सामने खड़ा होकर पूछ रहा था। 22 साल। मेरी बात पर उसने गहरी सांस ली। आप जानती है कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, कैसे मैनेज करेंगे आप? उसने बड़ी संजीदगी से मेरे नर्वस होते चेहरे को देखा। यह पहला मौका था जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए बैठी थी। मेरा नर्वस होना फिर बात थी। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैंने कहा। मेरी बात पर वो हंसने लगा। शायद क्या यह काफी है ऐसे बच्चे को संभालने के लिए? क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? वो मेरी तरफ झुक के बोला, मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसी केयर टेकर चाहिए जो उसे एक माँ की तरह ट्रीट करे। मैं आपको मुंह मांगे पैसे यूं ही नहीं दे रहा। जी जानती हूँ मैं मैनेज कर लूंगी। आपने मेरी बाकी शिकायत गौर से पढ़ ली थी। आप और आपकी फैमिली को कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरे घर पर रहना पड़ेगा और अगले 5 साल तक हसन को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। जी सर। मैंने तमाम शरायत पढ़ ली थी। मैंने मिनमिनाते हुए कहा, उसने कुछ किया और इन 5 सालों में अगर आपका कोई रिश्ता आ गया या आपके वाले ने शादी के लिए कहा तो फिर क्या करेंगी आप? यू नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह सोच लेना। अभी तो आप हर बात पर हाँ कर रहे हैं। हो सकता है कल को आपको एतराज हो तो फिर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। पेपर आपके सामने रखे हैं, 20 लाख का चेक भी है, पेन भी मौजूद है, वक्त भी आपके पास है। आप चाहें तो घर जाकर अच्छी तरह सोच सकती है। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं। मैंने सामने रखे पेपर्स पर साइन किए और चेक उठा लिया। ये चेक 1 साल का है और अब 1 साल तक आप सांस भी मेरी मर्जी से लेंगे। मुझे अपने बच्चे के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। वो सख्त लहजे में बोला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अग्रीमेंट नहीं उसकी गुलामी की तैयार कर ली है। आप अपना जरूरी सामान अपने घर से ले आए। मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो आपको छोड़ जाएगा। शुक्रिया सर। मैंने चेक पकड़ा और बंगले से बाहर आ गई। ऐसा अनाथ का बोझ बहुत भारी होता है। इंसान की नजरें और गर्दन हमेशा झुकी रहती है, लेकिन यह 20 लाख मेरे जमीर से हर बोझ उतारने के लिए काफी था। बाहर गाड़ी थी। मैं पिछली सीट में बैठते हुए मैंने ड्राइवर को अपने घर का पता बताया, जहां मुझे बस आखिरी बार जाना था। सारे हिसाब चुकता करने के लिए मैं घर वापस आई थी। कुछ देर में गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। मैंने गहरी सांस ली और नीचे उतरी। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा मुमानी ने खोला। पहले उन्होंने मुझे नफरत से देखा, लेकिन जब मेरे पीछे खड़ी गाड़ी पर नजर पड़ी तो हैरत से उनकी आंखें फटी रह गई। आयत, ये गाड़ी किसकी है? कहाँ से आ रही हो तुम? मैं अंदर दाखिल हो गई। अपने आशिक से निकाल कर रही हूँ। जवाब पे वो तिल मिला गई। क्या बकवास कर रहे हो? वही जो आप सुनते आए हैं। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोली, कपड़े बैग में रखने लगी। वो मानी भी पीछे पीछे आ गई। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? तो मैंने कह दिया निकाह कर चुकी हूँ, तो जाहिर है अपने शोहर के घर जा रही हूँ। वो तेजी से बोली, मैं तेरे मामू को बुलाती हूँ, बल्कि फुरकान को बुलाती हूँ, वो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगा। वो मोबाइल पर कॉल करने लगी। मैं बोली, शौक से बुलाए जिसे बुलाना है। मैं किसी से नहीं डरती और 20 लाख रू का चेक जो पैस खर्च किया था। फिर वही बकवास। ये वही बकवास है जो मैं आज तक इस घर में सुनती आई हूँ। अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बैग बंद किया और उठने लगी। मोमानी ने धमकी दी, फुरकान तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना जानता है। मैंने तंजिया मुस्कुरा के कहा, उसे कहिएगा कि सोच समझ के है। जैद हारून नाम है मेरे सोहर का, जाने माने बिजनेसमैन है। यह नाम याद ऐसी बता दीजिएगा, बाकी मालूम हो वो खुद निकाल लेगा। और अगर वाकई उसमें थोड़ी सी मर्दानगी बची है तो जैसे आगे बात करें। यह क्या है कि मैं बाहर निकल गई। ड्राइवर गाड़ी के साथ खड़ा था। उसने मेरा बैग देखा तो बोला, अब गाड़ी में बैठ जा। मैं बैग रख देता हूँ। नहीं, बैग में खुद रखूंगी, मैंने सख्ती से कहा और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने बैग
बैग डिग्गी में रखा, ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, मुमानी गेट पर खड़ी थी और मैं उनके तमाम ऐसा नाच सूद समेत लौटा कर जा चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जैद हारून के बेटे को सही तरह संभाल पाऊंगी या नहीं। मुझे बच्चों को संभालने का कोई तजर्बा नहीं था। हाँ, यह अलग बात है कि वाकई मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और फिर मैंने सुन रखा था कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें और किसी चीज का लालच नहीं होता और मैं उसे प्यार और मोहब्बत दे सकती थी। गाड़ी जब बंगले के बाहर पहुंची, पहले हारम पे ही चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। गाड़ी पोर्च पर लग चुकी थी। मैं नीचे उतरी, ड्राइवर ने मेरा सामान उतारा, एक मुलाजिम ने मेरा सामान पकड़ लिया। वो कहने लगा, बीबी साहिबा आप अंदर जाएं, मैं सामान लेकर आता हूँ। मैंने कहा, मैं आपके बेटे से मिल सकती हूँ। वो कहने लगा, इस वक्त वो सो रहा है, लेकिन आप कमरे में जा सकती हैं। वहाँ मैंने कुछ पेपर्स रखे हैं, उन पर हसन की सारी तफसील लिखी है। उसे कौन सी मेडिसिन देनी है, वो कब खाएगा, कब सोएगा, मेरे ख्याल से उसको पढ़कर आपको ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगी। यह कह के मैं मुलाजिम के हमरा हसन के कमरे में पहुंची। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो सिर्फ 1 माह का बच्चा था और 1 माह के बच्चे के बारे में वो शख्स ये कैसे कह सकता था कि वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। शायद उसने उसे चक्करवाया होगा। मैंने गहरी सांस ली, उस बच्चे के पास बैठ गई। वो बहुत मासूम था लेकिन कमजोर भी था। पता नहीं उसकी माँ कहाँ थी। वह सोए हुए बच्चे को देख के मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया कि कहीं उठ ना जाए। कुछ देर बाद एक मुलाजिम आई। वो कहने लगी, चाय पीनी है तो आपको यही ला दूं। मैंने कहा, हाँ, 1 कप चाय ला दो। कुछ ही देर में मुलाजिम चाय का कप लेके आ गई। चाय का एक घूंट भरते ही मुझे अपने तरफ माजी की याद आई। मैं भी तो 8 साल की थी जब मेरे मामा मुझे बिंदी से कराची लेके आए थे। वो मुझे और मेरी वालिदा को लेकर आए थे, क्योंकि वालिद के इंतकाल के बाद मेरे दयाल वालों ने मेरी माँ को और मुझे रखने से इनकार कर दिया था। मेरी माँ की इद्दत तक पूरी नहीं हुई थी और घर से बाहर निकाल दिया गया था। मामा की शादी हो चुकी थी। हम कराची आ गए, लेकिन मेरी वालिदा बहुत बीमार रहने लगी। वो मेरे बाप को याद करके रोती रहती थी। मेरे वालिद का एक्सीडेंट हुआ था और उनका मौके पर ही इंतकाल हो गया था। मेरी माँ के लिए और मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को संभालती थी। मैं उनका ख्याल रखती थी, मगर चंद माह में वो भी मुझे छोड़ के चली गई। तब असल में मैं यतीम हुई थी प्यार करने वाली मुमानी मामू। उनका असल रंग मैंने 8 साल की उम्र में देखा था। मामू का ये एहसान था उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई दी, शायद इसलिए कि मैं उनके बेटे की सारी जिंदगी ऐश में गुजारने के लिए कमा सकूं। उन्हें यह बेहतर लगा कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो ये नौकरी करेगी तो उनका बेटा बैठ के खा सकेगा। लेकिन मैंने उनके एहसानात इसी सूरत में चुका दिए थे। अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मर जाती। मुझे जैद हारून के बारे में बताया गया था कि वो अमीर है, उसे अपने बेटे के लिए केयर टेकर की जरूरत है। 3 दिन पहले परिहा मुझसे मिलने आई थी और मुझे बता दी गई थी। उस वक्त मैं रो रही थी, अपने अल्लाह से यह कह रही थी कि काश कोई ऐसा रास्ता मुझे मिल जाए, मेरी फुरकान जैसे शख्स से जान छूट जाए। इसलिए मैंने बताया कि बगैर जद हारून के ऑफिस का रुख किया। वहाँ उसी ने मुझे बताया कि उसकी शर्तें बहुत सख्त है, अगर लड़की उन पर अमल न करे तो वो उसे नहीं रख सकता। मैंने उसकी शर्तें पढ़ी तो मुझे उनमें कोई खास मसला नजर नहीं आया। मैं वैसे भी मामा के घर से जान छुड़ाना चाहती थी, मुझे वह रहना ही नहीं था। फिलहाल इन 5 सालों में मेरे मामू, मानी या फुरकान मुझे कोई मुश्किल नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे मैंने चाय खत्म की, वो बच्चा उठ गया और वो बेचने से रो रहा था। उसकी आवाज बहुत कम निकाल रही थी, बस उसके बहते आंसुओं से यह लग रहा था कि वो रो रहा है। उसकी आवाज सुनकर फौरन ऐसे मुलाजिमा अंदर आई, उसके हाथ में फीडर था। फिर वो मुझे समझाने लगी। मैंने उसे गोद में भरा मुलाजिम को वहीं बिठाया। मैंने कहा, पहले आप देखें मैं सही तरीके से फीडर पिला रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार बच्चे को गोद में पकड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसी तरीके से फीडर पिलाना शुरू किया जैसे मुलाजिम बता रही थी।
फिर उसे अपने कमर के साथ लगा लिया। उसकी कमर पर हाथ फेरने लगी। बच्चा काफी खूबसूरत था। उसकी ब्राउन आंखें थी, खिली खिली सी, बिल्कुल उसके बाप की तरह। वह हाल रात तक मुझे उस बच्चे को संभालने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। जब मुलाजिम मुझे डिनर का कहने आई तो उस वक्त हसन जाग रहा था। मैं बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर जैद पहले से मौजूद था। मेरी गोद में हसन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, उसने कहां से मुझे पकड़ा। मैंने हसन को जैद को दे दिया। कहने लगा, तंग तो नहीं किया इसने आपको? मैंने कहा, नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, उसकी गोद में आ। मैंने देखा वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद अपने बाप की पहचान थी। उसे कुछ देर उसे प्यार करता रहा। मैं अपनी प्लेट में खाना डाल चुकी थी। फिर उसने हसन को मुलाजिम को पकड़ा दिया। वो कहने लगा, जब मिस आयत खाना खा चुके हैं तो फिर उन्हें दे दीजिएगा। खाने के दौरान वो हसन की बातें ही मुझसे करता रहा। जब वो रिस्पांस नहीं देता था तो उसने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया तो यह साफ हुआ कि उसका बेटा सुन नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कि बोल भी नहीं सकता। यह कहते हुए मैंने महसूस किया कि जैद की आंखों में आंसू जल मिलाया था, लेकिन वो फौरन खुद पर कंट्रोल करके खाना खाने के बाद मैंने हसन को फिर से गोद में ले लिया। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगी तो जैद कहने लगा, शायद मेरी बात सुनी जाए। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पलट के उसे देखा तो कहने लगा, रात को कमरा लॉक मत कीजिएगा। मैं उसकी बात पे हैरान हुई। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। वो कहने लगा कि वो आपको उर्दू नहीं आती। ये कहते हुए वो ऐसी अपना मुंह साफ कर रहा था। कहने लगा, मैं तो साफ सीधी उर्दू में कहा कि रात को सोते हुए अपना कमरा लॉक नहीं करेगी। उसने 11 जमा के कहा। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा, वो क्यों? तो कहने लगा, इसलिए मैं रात को अपने बेटे को देखने के लिए आऊंगा तो इसलिए कमरा लॉक नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। इंसान सोते हुए अचानक कैसे आ सकता है? और कमरे में सिर्फ उसका बेटा तो नहीं था, मैं भी थी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो इस तरह नहीं रह सकती। जाहिर सी बात है, कमरे में आपके बेटे के अलावा मैं भी होंगी और सोते हुए इंसान को नहीं पता होता कि वो कैसे सो रहा है। वो उठकर खड़ा हो गया कि जेब में दोनों हाथ डाले से चलता हो। वो मेरे पास आया। कहने लगा, मैं आपको नहीं देखूंगा लेकिन आप कमरा लॉक नहीं करेंगे। वो अपनी बात में कायम था। मैंने देखा, मैं आपको ऐसी कोई इजाजत नहीं दे सकती। मैंने नजरें चुराई। मेरे माथे पर बल पड़े। यह बात ही गैर मुनासिब सी थी। उसने अपनी आंखें सुकेड़ के मुझे देखा। कहने लगा, क्या मतलब है? आपको क्या लगता है मैं कोई ठरकी किस्म का आदमी हूँ जो आपको सोते हुए देखूंगा? अफसोस है मुझे आपकी सोच पर। शायद मैंने कहा, देखिए गैर मुनासिब सी बात है। वो कहने लगा, मुझे क्या पता बंद कमरे में आप मेरे बेटे का ख्याल रखेंगी या नहीं। देखिए, मैंने आपको यहाँ अपने बेटे के लिए रखा है। मैंने कहा, तो फिर आप किसी मुलाजिम को अंदर लिटा दे जो मेरी निगरानी करती रहे कि मैं आपके बेटे की देखभाल ठीक से कर रही हूँ या नहीं। लेकिन रात के वक्त मैं दरवाजे का लॉक नहीं खोलूंगी। वो कहने लगा, अगर आपकी ऐसी कोई शर्त थी तो आप मुझे पहले बता देती। ठीक है मिस हयात, आप मेरे पैसे वापस कर दे। मैं किसी और लड़की का इंतजाम कर लूंगा। मेरा बेटा मेरे लिए कितना अहम है यह मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। मैं जरा कोताही भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतनी जल्दी मैं आपको इतना बड़ा भरोसा नहीं कर सकता। क्या आप दरवाजा बंद करे? पूरी रात को आप खरगोश के मजे लूटते रहे और मेरा बच्चा जिसके रोने की आवाज भी ठीक से नहीं निकलती का प्यासा रहा। आप मेरा चेक वापस करें और आप जा सकते हैं। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। में तो 20 लाख का चेक अपनी मुमानी के मुंह पर मार के आपकी रकम वापस लौटा देती। लेकिन शायद अमीर लोगों को गरीब की मजबूरी से खेलने की आदत होती है। वो कहने लगा, आप बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं इतनी ज्यादा फजूल बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। मैंने पैसे दिए हैं तो काम भी अपनी मर्जी से लूंगा। और रही यह बात कि आपको देखने की, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि आपको देखकर कोई पागल हो जाए, आंख झपकना भूल जाए। बस सी लड़की है और मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपने ही घर में अपने ही बेटे की केयर टेकर को ऐसी वैसी नजरों से देखो। जैद का लहजा काफी गुस्सैला और सख्त था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद
बंद कर दिया और अपनी बेप्सी पर रोने लगी। मैं तो सब कुछ बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन उस शख्स के वसूल शायद बहुत सख्त और अजीबोगरीब की। बेशक उसके बेटे की केयर टेकर थी, लेकिन यूँ बगैर बताए कमरे में दाखिल होना और मुझे सोता हुआ देखना यह मुनासिब सी बात थी। मैं कैसे किसी मर्द की नीयत पर इतना यकीन कर लो कि वो सिर्फ बेटे को देखेगा और मुझे नहीं देखेगा। और मैं बहुत लापरवाह अंदाज में सोती थी। दुपट्टा लेके मुझे नींद नहीं आती थी और बोकारो दुपट्टे की उसकी नजर मुझ पर पड़ सकती थी। ऐसी बात तो नहीं है, इतना शरीफ कोई भी नहीं होता। अब मुझे इस नौकरी में कुछ पछतावा हो रहा था। अजीब शख्स था, मुझे एक नई सी उलझन में डाल गया था। पता नहीं इंसान कभी कभी अपने हालात के हाथों इतना बेबस और मजबूर हो जाता है कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। मैंने कई जगह नौकरी तलाश की थी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी मिल जाती तो शायद मैं यहाँ काम न करती। फिलहाल मुझे गुमानी के घर से जल्द निकालना था, ताकि वो मेरा निकाह ना करा दे। बड़ी मुसीबत है, बचकर निकली थी और लग रहा था जैसे दूसरी मुसीबत में फंस गई हूँ। ये कौन सी शर्त थी? मुझे भी पता था कि मैं किस काम के लिए मामूर की गई हूँ, तो मैं क्यों उसके बेटे का ख्याल नहीं रखूंगी। लेकिन पहले तो मैंने हसन को फीडर पिलाया, उसे कंधे से कमरे में टहलने लगे। कुछ ही देर में वो सो चुका था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे बेड पे लिटा दिया, खुद उसके बराबर में लेट गया। लेकिन उससे पहले मैंने दुपट्टा खुद अच्छी तरह लपेटा था, अपने सर पे भी ले लिया था। वे बार बार खुद को देख रही थी कि मैं कहीं से नजर तो नहीं आ रही। मैंने हाफ लिया, हसन को बिल्कुल अपने करीब लिटाया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सुन नहीं सकता। रोने से उसकी हालत ऐसी आवाज बहुत कम आती है। अगर वो मेरे बराबर में मेरे साथ सोया होगा तो उसकी जरा सी हरकत पर भी मेरी आँख खुल जाएगी या उसकी बारीक सी आवाज मेरे कानों में चली जाएगी। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही सोने की कोशिश करती, लगता कि कमरे का दरवाजा खुला है। मैं फौरन आंखें खोल के दरवाजे को देखने लगती हूँ। उस शख्स ने एक ही रात में मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मैं एक न समझने वाली उलझन का शिकार थी। पता नहीं वो कब आ जाए अपने बेटे को देखने के लिए और फिर मुझे देखने लगे। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन हल्की सी चुचू की आवाज से मेरी आंख खुली। इतना सा हाथ मेरे दुपट्टे को खींच रहा था। मैंने आंखें खोली तो हसन था, वो मुझे देख रहा था, साथ में दुपट्टा खींच रहा था। बेसाख्ता मुझे उसने प्यार था। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया, शायद उसे भूख लग रही थी। मैं फौरन से उसे गोद में उठाकर खड़ी हो गई। साइड टेबल पर बॉल पानी मौजूद था, उसके परे थे मिल्क पाउडर भी था। मैंने फौरन फीडर बना के उसे पिलाया। कुछ देर उसके साथ बातें करती रही। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था, कभी हल्का हल्का मुस्कुरा भी लेता था। जब कमरे का दरवाजा 10 तक के बाद खुला, दुपट्टा मेरे सर से सरक चुका था। मैंने फौरन से दुपट्टा लिया। सामने जैद खड़ा था, नाइट सूट में बलबूस था, कमरे में दाखिल नहीं हुआ। मुझे जागा देखकर और मेरी गोद में अपने बच्चे को देखकर उसने वहीं से दरवाजा बंद किया और चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया था। सुबह हसन जाग गया था। जब मैं नाचने के लिए बाहर आई उस वक्त तक जैद शायद ऑफिस जा चुका था। मुलाजिम मुझसे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा बस चाय का 1 कप और 2 स्लाइस, इसके अलावा और कुछ नहीं। हसन मेरी गोद में था। मुलाजिम नाश्ता बनाकर टेबल पर रख चुकी थी और मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा हसन की लेता का। मुलाजिम ने गहरी सांस ली, फिर कहने लगी नहीं, बेटी की पैदाइश पर ही दम तोड़ चुकी थी। साहब के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। बेतहाशा दोनों की मोहब्बत को शायद नजर लग गई। बस 1 साल ही जात साहब की जिंदगी में खुशियाँ रही, लेकिन मेहर बीबी के जाते ही उनके चेहरे पर हमने कभी मुस्कुराहट तक नहीं देखी। फिर उसके बाद हसन बाबा के बारे में जो इंकशाफ डॉक्टर ने किया, उसके बाद तो साहब मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ तजस्सुस हुआ। देखो तो सही, जैन हारून की बीवी कैसी थी। जब उसे मैं
एवरेज लग रही हूँ तो उसके लिए वो तो बेहद हसीन होगी, क्योंकि मेरा समाज एवरेज लड़कियों में नहीं होता था। पता नहीं मेरे ऐसा जूस क्यों पैदा हुआ। मैंने लांच की दीवारों की तरफ देखा कि शायद कोई तस्वीर लगी हो। फिर लालिमा से कहा, तुम्हारे साहब और बेगम साहिबा की कोई तस्वीर नहीं है। वो कहने लगी, हाँ है न, उनके कमरे में है, लेकिन उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि अपना कमरा को लॉक करके जाते हैं। मुझे यह सुनकर है रतीटी, मैंने कहवो क्यों पता नहीं, अपने सामने ही अपने कमरे की सफाई करवाते हैं और ऑफिस जाने से पहले कमरा लॉक करके जाते हैं। गम साहिबा की अलमारी में उनके कपड़े वैसे ही हैं, पर यहाँ तक कि उनके ड्रेसिंग टेबल पर उनका मेकअप भी वैसे ही सजा पड़ा है। जायद साहब ने कभी भी उनकी किसी चीज को हटाया नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं वो हर बीवी से। कुछ पल के लिए मुझे जायद के लिए अफसोस हुआ था। अगर आज उसकी बीवी जिंदा होती तो उसकी जिंदगी आज बहुत अच्छी होती। एक तो बीवी का सदमा, फिर उसे बेटे का दुख, शायद उसके मिजाज का चिड़चिड़ापन इसी वजह से है। वक्त गुजरने लगा, 6 माह गुजर गया। हसन मेरा आदी हो चुका था, लेकिन जब के मामले में अभी तक सिर्फ इतना ही जानती थी जितना पहले दिन जान पाई थी। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। वो सिर्फ हसन की थोड़ी बहुत बात करता था और मुझे कमरा खोल के सोने में भी किसी मुश्किल का सामना पेश नहीं किया, क्योंकि उसने कभी मुझ पर गलत नजर नहीं डाली थी, कभी मुझे देखने की कोशिश नहीं की थी। वो नजरें झुकाए बस हसन के बारे में पूछता था। 6 महीने बाद कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बेटे को इतने अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। खाने के दौरान मैंने कहा, आपको लगता था। हसन बैठने आयात गोद में बैठा हुआ था, मैं साथ साथ उसे सील खिला रही थी, खुद भी नवाले मुंह में डाल रही थी। वो कहने लगा, इसलिए क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। मेरे हाथ में नवाला रुका। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत हुई। नजरें झुकाए वो अपनी प्लेट की तरफ देख रहा था और बात मुझसे कर रहा था। मैंने कहा, बच्चे संभालने का ताल्लुक शादीशुदा होने से तो नहीं होता। वो कहने लगा, हाँ, आपको देख के मेरी सोच भी कुछ ऐसी हो गई है, वरना मुझे लगता था कि जब तक औरत माँ नहीं बनती, माँ जैसा एहसास उसके अंदर जा नहीं सकता, वो बच्चे का दर्द महसूस नहीं कर सकती। मैंने कहा, अपनी अपनी सोच है मिस्टर, लेकिन मुझे कभी भी हसन मेरी ड्यूटी नहीं लगी और मैंने इसे कभी ड्यूटी समझकर नहीं संभाला। यह है ही इतना प्यारा, इसमें प्यार आता है। उसके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैली, फिर उठ के वहाँ से चला गया। कई दिन से मैंने नोट किया था, वो दरवाजा खोल के नहीं देखता था। शायद उसे मुझ पर भरोसा होने लगा था। शाम के वक्त हसन सो रहा था, मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि रात को वो काफी घंटे मुझे जगाने लगा था। वो खेलता रहता था, जागता रहता था, और जब तक वो जागता था मैं सो नहीं सकती थी। मेरी अभी आंख लगी थी जब एक बेहंगम शोर की वजह से मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे लाउंज में कोई मेहमान आया है। यहाँ तक कि हसन भी उठ के बैठ गया। मैंने उसे गोद में लिया। जैसे कमरे से बाहर आई तो सामने एक खातून खड़ी थी, उसके साथ एक 20-21 साला लड़की थी, एक जवान साला नौजवान भी था। मुझे देख के उस खातून के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगी, रुकिया, ये लड़की कौन है? मुलाजिम ने कहा, यह हसन बाबा की केयर टेकर है। वो कहने लगी, अच्छा तो आया है। मेरे हसन की ये कह के वो मेरे पास आई, मेरी गोद से हसन को पकड़ लिया। लेकिन हसन किसी और की गोद का आदी ही नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर मेरे पास ही रहा था। जैद सिर्फ उसे रात को चंद घंटे के लिए पकड़ता था। वो उसे बातें करता था, खेलता था, बाकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसलिए वो मेरे अलावा किसी और के पास टिकता नहीं था। उस औरत के पास जाते ही वो रोने लग गया। वो कहने लगी, तो कैसा बच्चा है? अरे बच्चे तो दूसरों की गोद में आंखें हंसते हैं, और यह है एक चीज, बेचारे की आवाज भी नहीं निकलती। वो जब रोता था तो सिर्फ आंसू बहते थे, आवाज बहुत कम आती थी। मैंने कहा, आप जो कोई भी है। मैंने फटाफट से हसन को पकड़ा, अपने साथ लगाया, उसे प्यार करने लगी तो वो चुप हो गया। उसके बराबर में खड़ी लड़की कहने लगी, अम्मा देख रही हो, हम चंद महीने के लिए दूसरे शहर के आज ले गए। जैद ने तो अपने बेटे के लिए किसी और को रख लिया। उसने मुंह सोते हुए कहा, अलबत्ता वो नौजवान मुझे देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उसका देखना कुछ बुरा सा लग रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मुलाजिम से पता चला कि ये औरत जैद की पुप्पू है और वो लड़की उसकी बेटी है।
और वो नौजवान उसका बेटा। रात को जब जैद आया तो खाने की टेबल पर वो सब भी बैठे थे। मैं भी हसन को लेकर बाहर आ गई। जैसे ही टेबल पर बैठने लगी तो वो खातून कहने लगी, अरे अरे तुम कहाँ टेबल पर बैठने लगी हो जी, क्या मतलब आपका? जाहिर है उसने खाना खाना है, वो यही तो बैठेगी। मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम मुलाजमीन को सर चढ़ा लेते हो। अरे भाई इन्हें इनकी औकात में रखना चाहिए। लड़की हसन को मरीन को पकड़ा, वो संभाल लेगी और तुम जाओ जाके किचन में बैठे जहाँ दूसरे मुलाजमीन का रहा है। मुझे उस खातून की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा कि मैं हसन को मरीन को पकड़ती हूँ। जैद कहने लगा, पुपू प्लीज, आयत मुलाजिम नहीं है। आयत आप प्लीज बैठे खाना खाएं, अपने माथे पर बल डाले। वो खाना खाने लगा। उसकी पुपो उसे घूर घूर के देख रही थी। वो वैसे बड़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत थी। उसमें मोटा मोटा काला काजल लगा रखा था। उसकी बेटी भी ऐसे तैयार थी जैसे कोई फैशन की दुकान हो। जात के सामने तो वो चुप ही रही, लेकिन जैसे ही अगले रोज वो ऑफिस गया तो मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर वो औरत और उसकी बेटी अंदर आ गई। इसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में थी, जो कमरे का दरवाजा खुला और जैद की हूँ और मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे सामने बैठ गई। वो कहने लगी, देखो लड़की, यहाँ तुम हसन को संभालने आई हो तो उसी पर बाइस तो बेहतर है। जैद के आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। मैंने कहा, आपने कब देखा मुझे जैद साहब के आगे पीछे होते हुए? मेरी बात सुन के उसकी पुपो कहने लगी, अरे हमें क्या पता हमारे पीछे से तुम क्या क्या गुल खिलाती रही हो जो जैद तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा है। उसकी पुपो की बात ने तो जैसे मुझे तपा के रख दिया था। मैंने कहा, देखिए महतमा, जुबान संभाल के बात करें वरना मैं आपकी यह बात जैद साहब को बता दूंगी। जैद का नाम सुनकर वो दोनों चुप सी हुई। पुपो के चेहरे पे कुछ बदहवास सींचा। वो कहने लगी, जिसको बताना है बता दो। अरे मैं उसकी फूफू हूँ, उससे डरती थोड़ी हूँ, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि खौफ से जान निकली हुई है। फिर कहने लगी, महरीन, हसन को आज के बाद तुम संभालो और लड़की तुम जैद के सामने ही हसन को पकड़ोगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हसन महरीन का आदी हो जाए। आखिर आगे चले तो इसे ही संभालना है। मैंने ऐसा क्यों? मैं अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाऊंगी क्योंकि मैं उनसे पैसे ले चुकी हूँ। आपको जो बात करनी है आप जैद साहब से करें। मैंने मैरी की गोद से हसन को पकड़ लिया। मैंने कहा, देखिए आप मेरे कमरे से बाहर जा सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है वो आप जैद साहब से कीजिएगा। से हॉल से आई हुई थी, इसलिए उनके इन चालाकियों ऐसी अच्छी तरह वो दोनों माँ बेटी उठकर चली गई। रात को डिनर तकरीबन मुझे रोज ही बाहर करना पड़ता था। डिनर के दौरान जैद मुझसे हसन के बारे में पूछता रहता था कि उसकी मेडिसिन आप टाइम पे दे रही है, ये दिन में कितनी बार फीडर पीता है, इसकी खुराक में कोई कमी तो नहीं आ रही। इसी तरह के बहुत से सवाल जो उसके बेटे की सेहत के मुताबिक होते थे और मैं जवाब भी देती थी। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी पुपो कहने लगी, जैद, क्या हमारा तुम्हारे बच्चे को कोई हक नहीं है? सारा हक इस मुलाजिम का है। जैद ने अपनी प्लेट में चावल डाले ही थे जब एक नजर उसने मुझे देखा। अपने पुपो को कहने लगा, मैं समझा नहीं, तो उसकी जानबूझकर दुपट्टे के किनारे से अपनी आंखें रगड़ने लगी जैसे आंसू साफ कर रहे हो। कहने लगी, यह लड़की तो हमारे हसन पे यूं हक जमाती है जैसे उसकी माँ हो। आज थोड़ी देर के लिए मैंने बच्चा महरीन की गोद में दे दिया तो इसने तो साथ बर्पा कर दिया कि यह मेरी ड्यूटी है। यह सुनकर जैद ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, शायद मैंने आपको अपने बेटे की ड्यूटी संभालने के लिए जरूर दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बच्चे को किसी को पकड़ा ही ना। मैं कुछ नहीं बोली। फिर कहने लगा पुपो को, मरीन को आप हसन पकड़ सकती है। मैंने ठीक है, मैं पकड़ा दिया करूंगी लगा, लेकिन उसके खाने पीने और सोने के रूटीन में आप अत्यादि नहीं करेंगे। मैं एक बात हाना मुस्कुराहट उसकी पुपो के चेहरे पर छाई थी। मैंने नजरें झुका और चुपचाप खाना खाने लगी। अगले रोज मेरी दोस्त बरिहा की कॉल आ गई। वो कहने लगी, कहाँ हो तुम?
मैंने कहा जॉब पे हूँ और तुम जानती हो मेरी जॉब 24 आवर्स की है। वो कहने लगी अच्छा क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब क्या काम है तुम्हें। कहने लगी यार बहुत जरूरी काम है सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैंने कहा मैं पूछती हूँ अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो आ जाऊंगी। वो कहने लगी हाँ पूछ लो। उसी वक्त मेरे कमरे में महरीन आ गई। कहने लगी हसन को मुझे दो। हसन उस वक्त जाग रहा था। मैंने उसकी गोद में पकड़ा दिया। वो अभी मेरे कमरे में ही थी जब मैंने जैद साहब को फोन किया लेकिन उनका फोन ऑफ था। कहने लगी किसको फोन कर रही हो। मैंने कहा सर जैद को। कहने लगी क्यों क्या काम है तुम्हें। अब क्या ये भी बताओगी कि मैंने उसके बेटे को गोद में पकड़ा है। गलत समझ मुझे आधे घंटे ही जाना है। जाओ क्या है उनकी इजाजत चाहिए। वो कहने लगी क्या इजाजत की क्या जरूरत है मेरी बात को महीन में बहस चाहती नहीं हूँ। वो कहने लगी हसन को मैं संभाल लूंगी और जायद इस वक्त मीटिंग में बिजी है। उसकी मुझे कॉल आई थी। क्या मैं मीटिंग में बिजी हूँ और उस वक्त किसी की कॉल अटेंड नहीं करता। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ बेशक 1 घंटे में आ जाना। हसन ने अगर फीडर पीना है तो बता दो मैं पिला दूंगी। मैंने ही पिला चुकी हूँ मेडिसिन भी दे चुकी हूँ। बस ये 1 घंटे खेलेगा और मैं पहले आ जाऊंगी फिर उसके सोने का वक्त है मैं सुला दूंगी। वो कहने लगी हाँ तो कोई मतलब नहीं है तुम जाओ। मैंने कहा ठीक है बहुत शुक्रिया। वो कहने लगी कोई बात नहीं। मैं फौरन से तैयार हो गई। रिया को फोन करके कहा कि मैं बस रही हूँ। उसने मुझे उसी बंगले के करीब एक फास्ट फूड कैफे में बुलाया था। मैं वहाँ पहुँची पर यह मेरे पास आई मेरे गले लग गई। कहने लगी अब कैसी हो तुम। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने लगी तुम्हारे कजन ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की। मैंने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ वो सिर्फ घर में ही शेर है। मुझ पे उसे चिल्लाना आता है। जैद हारून उनका नाम सुन के ही उसकी फूंक निकल चुकी होगी। वो कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। कहने लगी क्या तुमने उसे बताया था कि तुम यहाँ जॉब करती हो। मैं जरा सा मुस्कुराई। मैंने कहा नहीं मैंने कोई और ही झूठ बोला था। ऐसा झूठ जिसे वो लोग मेरे पीछे नहीं आ सकते। पर कहने लगी वो क्या। मैं हंसने लगी। मैंने कहा मैं अपनी मुमानी के होश उड़ा के आई हूँ। उनसे यह झूठ बोल के आई हूँ कि मैंने जैद हारून से शादी कर ली है और वो भी लव मैरिज मेरी बात ही थी। कहने लगी और कभी जैद के सामने तुम्हारा यह पोल खुल गया तो क्या करोगी। मैंने कहा नहीं खुलता। मैं जानती हूँ मेरी मुमानी और फुरकान की भी जैद से ऐसा सवाल नहीं करेंगे। वैसे भी मेरी मुमानी मुझे हमेशा शक भरी नजरों से देखती थी। मुझे जुमले कसती रहती थी। मुझे सहन में खड़ा भी नहीं होने देती थी। कहती थी मुझे पता है तुमने बड़े आस पाल रखे हैं लेकिन याद रखना फुरकान ने अगर कभी तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान निकाल देगा। इसलिए मैंने भी मुमानी ऐसी कह दिया अपने से शादी कर ली। मैं हंसते हुए परिहा को बता रही थी और उसकी भी हंसी बंद नहीं हो रही थी। मैंने बताओ यहाँ क्यों बुलाया। वो कहने लगी ऐसे जा रहा था और जाहिर सी बात है जैद हारून तो किसी भी गैर को अपने घर की इजाजत नहीं देगा। फिर कहने लगी एक्चुअली मेरा रिश्ता तय हो गया है। मैंने कहा वाकई कब से तुम उल्टी सीधी बातों में वक्त जाया कर रही हो। असल बात तुमने अब बताई है। मैंने हाँ। वो कहने लगी बस 3 महीने में शादी है। जैसे मुझे अपना रिश्ता पक्का होने का संदेशा मिला सबसे पहले तुम्हें बता रही। एक परी ही तो थी जो मेरी हमराज थी मेरी बेहतरीन दोस्ती। मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो कहने लगी तुम शादी पर आओगी। मैंने कहा हाँ जरूर आऊंगी क्यों नहीं आऊंगी। तुम्हारी शादी में अभी कर ही नहीं सकती कभी भी नहीं। वो कहने लगी हाँ लेकिन अब तुम किसी की पाबंद हो। मैंने कहा इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा और मैं हसन को अपने साथ लेकर आऊंगी तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने परी के हाथ के ऊपर हाथ रख के हाथ अभी मुझे आए 20 मिनट ही हुए थे जो मेरे मोबाइल पर जैद की कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया तो कहने लगा कहा है। मैंने कहा मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। आपको मैंने कॉल करके बताया था लेकिन वो कहने लगा 2 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँचे। मेरा बच्चा कहाँ है। किसकी इजाजत से तुम हसन को अपने साथ लेकर गयी। ये सुन के
मेरे होश उड़े थे। मैं तो अकेली आई हूँ। ये सुन के वो पूरी कुछ ऐसी चिल्लाया, कहने लगा इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है, मेरा बच्चा कहाँ है। उसने फोन बंद कर दिया। मैं तो उसी वक्त खड़ी हो गई हूँ। मेरे स्टूडेंट से बाहर निकाली, रिक्शा पकड़ा, फौरन ऐसे बंगले में पहुँची। जैसे ही चौकीदार ने दरवाजा खोला, मैं भाग के लॉन्च में आ गई। देखा तो महरीन देख, मैंने कहा हसन कहाँ है। मरीन ने लगी, मुझे क्या पता, ड्यूटी थी तुम्हारी, तुम्हें पता होगा कहाँ चली गई। हसन को भी ले गई। उसने मेरे सामने झूठ बोला था। तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? देखो तुमने मुझसे मैं हसन को तुम्हारे पास छोड़ जाऊं। मुझे क्या पता, मैंने अम्मी देखे मुझ पर कितना झूठा इल्जाम लगा रही है। अभी मैं बात कर ही रही थी जब जैद हारून लॉन्च में दाखिल हुआ और वो बेतहाशा गुस्से में था। वह बहुत परेशान था। उसे देख के उसकी पूपू खड़ी हो गई, महरीन भी। वो कहने लगी, बेटा तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? वो कहने लगी, देखो कितना झूठ बोल रही है हमारे सामने। हसन को साथ लेकर गई थी और अब कह रही है इसे पता ही नहीं कहा है। मेरी तो जान निकल गई थी। वो कहने लगा, मेरा बच्चा कहाँ है? वह आंखें इसे दिखा रहा था जैसे मुझे जान से मार डालेगा और मेरे से आवाज नहीं निकलती। मैंने कहा मैंने मरीन को दिया था। जैद झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्जाम झूठा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा रचा जाएगा। वो कहने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी ले गई थी। अगर मुझे तो पता ही न चलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बच्चा कहाँ? बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो बेतहाशा गुस्से में चिल्ला रहा था। मैं रोने लगी। मुझसे मरीन ने लिया था, दोस्त को कॉल की थी, लेकिन आपका फोन भी था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। याद रखना, अगर कुछ भी हुआ मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरे तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने फौरन से चौकीदार को बुलाया। वो कहने लगा, मेरे बच्चे को बाहर लेके गई थी क्या? चौकीदार कहने लगा, नहीं साहब। यह सुनकर महरीन की रंगत ही उड़ थी। मैं फौरन ही हसन के उसे देखने लगी, ढूंढने लगी। मेरी अपनी जान निकल गई थी। न वो कमरे में था और न ही किसी और कमरे में था। पता नहीं उन माँ बेटियों ने उसे कहाँ छुपा के रखा था। मुझे फंसाने के लिए कहने लगा, जल्दी से मुझे कैमरे की वीडियो के दिखाएं। चौकीदार बाहर चला गया। कैमरे न करवाए मैं उसे अकेले ही बाहर जा रही थी। हसन कहाँ गया था यह मुझे समझ में नहीं। वो खुद भी हसन को ढूंढ रहा था, क्योंकि इतना तो वो जान चुका था कि वो घर के अंदर ही है। अलबत्ता फुप्पो और महरीन की जान निकली हुई थी। वो भी इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रही थी या फिर जैद को दिखा रही थी। मैं रोए जा रही थी। मैं जल्दी से ऊपर का जीना चढ़ी। 11 कमरा खोल के देखा तो एक कमरे से चूम चूम की आवाज आ रही थी। मैंने देखा तो वो उसी कमरे में था, बेड पे लेटा रोए जा रहा था। मैं जल्दी से उसके पास आई, गोद में उसे पकड़ा, उसे सीने से लगाकर मैं रोने लगी। कुछ देर बाद जैद भी मेरे पीछे आ चुका था। अपने बेटे को देखकर उसने जल्दी से मुझे बच्चा छीना और उसे सीने से लगा लिया। कहने लगा, यहाँ छुपा के रखा था तुमने इसे। अपने और अपने सर के लिए मेरे बच्चे को बंद करके जा सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। मैं मरीन को पकड़ा के गई थी। मरीन की जिम्मेदारी थी। मैं उसकी बेटे को सुलाकर आपको फोन कर रही थी। आपको डिस्टर्ब न करो। और ये क्या, आप मीटिंग में है? मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे किसी भी। वो कहने लगा, नहीं, मैं खुद उसे फीडर पिला दूंगा। वो बहुत गुस्से में था। मैंने कहा, प्लीज आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने रोते हुए उसे कहा था। उसने मेरी गोद में हसन को डाल दिया। मैं उसे चूमने लगी, प्यार करने लगी। जैसे उसे नीचे लेकर आई तो दोनों माँ बेटी का रंग उड़ा हुआ था। मैंने बड़े गुस्से और नफरत से उन्हें देखा और उसे कमरे में ले गई। उसके बाद जैद की चिल्लाकर बात करने की आवाज आ रही थी। मैं नहीं जानती कसूर किसका था और किसका नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि कसूर महरीन का था तो याद रखिएगा, मैं रिश्तों का लिहाज नहीं करूँगा। उस लड़की को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ।
मुझे मजीद कोई भी कोताही नहीं चाहिए आप लोगों की तरफ से और न उसकी तरफ से। मैंने आपको मना नहीं किया कि आप हसन को प्यार न करें, लेकिन अगर मेरे बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं आग लगा के रख दूंगा। मैं सबको जान से मार डालूंगा। फिर बीते हसन मेरी गोद में सो चुका था। वो सोते हुए भी सिसकी भर रहा था। पता नहीं कमरे में कब से बंद था। मेरे मोबाइल पर फर की कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया, कहने लगी क्या हुआ था। मैंने कहा बाद में फोन करूंगी। वो कहने लगी फिर भी मुझे तो कुछ बता दो। मैंने कभी नहीं बता सकती, बाद में कॉल करूंगी। मैंने फोन बंद करके साइड पे रख दिया। रात के खाने के वक्त मुझे मुलाजिम बुलाने आई। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। वाकई मेरी भूख की थी। बार बार हसन को सीने के साथ लगा रही थी। वो सोए थे। और इसी के साथ इस कहानी के हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।